बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत। प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आदर्श व्यवहार से विचलन जो है के बारे में चर्चा करी थी। आज आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं PV इक्वल टू nRT आदर्श गैस समीकरण है, जहां n यदि हम बराबर 1 मोल लेवे तो PV इक्वल टू RT आदर्श गैस समीकरण बन जाता है। और हमने PV अपॉन RT का रेशियो, जिसको हम संपीड्यता गुणांक के Z के नाम से जाना था, उसके बारे में हमने डिटेल से पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। आज हम आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण के बारे में हम चर्चा करेंगे। आदर्श गैस सभी ताप व दाब पर सभी गैस नियमों का पालन करती है, जबकि वास्तविक गैसें केवल निम्न दाब व उच्च ताप पर इन नियमों का पालन करती है। ये सभी नियम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आधारित हैं। वास्तव में गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के समान नहीं होता, इसलिए हम मान सकते हैं कि अणुगति सिद्धांत में कहीं न कहीं त्रुटि रही है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार किसी गैस के अणुओं का आयतन नगण्य कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ताप व दाब बढ़ाने पर वास्तविक गैसें संघनित हो जाती हैं, तब उनके अणुओं का आयतन तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, लेकिन गैसों के द्रवीकरण तथा जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा भी इसका खंडन कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित जो गैसों का द्रवीकरण होता है, उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। उससे पूर्व जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब किसी गैस को महीन छिद्र से प्रसारित होने दिया जाता है तो वह शीतलन प्रभाव दर्शाती है। अर्थात इसका एक जाना पहचाना एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सड़क पे जब ट्रक चलता है, अचानक उसका टायर फटता है, तो जो टायर के अंदर हवा थी वो जम जाती है। इसको शीतलन प्रभाव कहते हैं और इसी को हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है, उसके विरुद्ध गैस के अणुओं को कार्य करने के लिए, अर्थात प्रसारित होने के लिए, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अपनी गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। इस प्रकार इस कार्य में अणुओं की ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे उनका ताप भी कम हो जाता है और वे ठंडी हो जाती हैं। इसी को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। वास्तविक गैसों में वे गैसें जो जूल थॉमसन इफेक्ट दर्शाती हैं, उनके लिए जूल थॉमसन फैक्टर, जिसे म्यू जेटी कहते हैं, उसका मान 0 होता है। अब हम देखेंगे कि जैसे सामान्य परिस्थितियों में गैस अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का 0.014% होता है, तो दाब 100 गुणा करने पर यही मान 1.4 हो जाता है और दाब 1000 गुणा करने पर यह मान
14% हो जाता है। इस 14% गैसीय आयतन को हम कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते। अतः उच्च दाब पर गैसें आदर्श गैस से अधिक विचलित हो जाती हैं। आदर्श गैसों के अणुगति सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि गैसों के अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता। यह बात भी सामान्य ताप व दाब पर तो ठीक है, क्योंकि इन परिस्थितियों में अणुओं के मध्य इतना अधिक रिक्त स्थान होता है कि वे एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। फलस्वरूप उनके मध्य कोई आकर्षण बल कार्यरत नहीं हो पाता। किंतु निम्न ताप व उच्च दाब पर जब गैसीय अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है, वे एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अवश्य रहेगा। इसके पक्ष में हम दो प्रमाण दे सकते हैं: गैसों का ध्रुवीकरण एवं जूल थॉमसन प्रभाव। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस विचलन का कारण जो है वो निष्कर्षतः दो रहे। एक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अर्थात अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसीय अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, जबकि वास्तविक गैसों में आकर्षण बल होता है। दूसरा, हमने देखा गैसीय अणुओं का जो आयतन है वो पात्र के आयतन की तुलना में हमने नगण्य माना, जबकि इसको दाब की अलग अलग परिस्थितियों में अर्थात दाब बढ़ाने पर इस आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते। अतः हमें इन दो कारणों को आदर्श गैस से हटाना होगा, और जब ये वास्तविक गैस बन जाएंगे तो इन दोनों में सुधार करने की आवश्यकता है। अर्थात ये दो पॉइंट जो हैं काइनेटिक थ्योरी के वो सही नहीं है। तो सर्वप्रथम वान डेर वाल ने इसका अध्ययन करके इन दोनों में संशोधन किया और संशोधन करके एक नई समीकरण दी, जो कि वान डेर वाल समीकरण के नाम से जानी जाती है, जो वास्तविक गैसों पर लागू होती है। तो जिस प्रकार आदर्श गैसों पर आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी लागू होती है, ठीक उसी प्रकार से वास्तविक गैसों के लिए पी और वी में संशोधन करके अर्थात दाब और आयतन में संशोधन करके एक नई समीकरण वान डेर वाल ने दी, जिसे वान डेर वाल समीकरण के नाम से जानते हैं। आगे के वीडियो में हम दाब व आयतन में संशोधन कर वान डेर वाल समीकरण किस प्रकार से हम व्युत्पत्ति करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और हम वान डेर वाल इक्वेशन व्युत्पत्ति कर विभिन्न परिस्थितियों में उसकी जो है विवेचना करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो वान डेर वाल इक्वेशन का होगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें। धन्यवाद।